नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से होंगे और तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। हम आपके तैयारी को लेकर आए हैं क्लास 10वां का बायोलॉजी अर्थात जीव विज्ञान का एक चैप्टर जिसका नाम है जनन। और आज हम लोग जनन से कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव बनाने जा रहे हैं जो आपके बिहार बोर्ड एग्जाम में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। ये प्रश्न आप लोग यदि अच्छा से कर लेते हैं, देख लेते हैं, तो आपको निश्चित है कि इस चैप्टर से प्रश्न यही सभी प्रश्न आने वाले हैं। तो विलंब न करते हुए आगे बढ़ते हैं वीडियो की ओर और स्किप ना कीजिएगा, अंत तक देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा और यही याद हो जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव सेक्शन नहीं बल्कि सब्जेक्टिव सेक्शन का ही कई गुना फायदा करेगा आपको। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन पर आते हैं। हमारे पास क्वेश्चन पहला है आपके लिए। पहला क्वेश्चन कहा गया है कि पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन होता है। प्रश्न है फिर से, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन होता है। अब देखिएगा, पहला ऑप्शन है पत्तियों के द्वारा, दूसरा ऑप्शन है फूलों के द्वारा, सी में ऑप्शन है तना द्वारा, डी है इनमें से कोई नहीं। आप लोग बताइए कि जो पादप होते हैं, फूल वाले पौधा, पुष्पीय पौधा कहा गया है, उसमें लैंगिक जनन की प्रक्रिया किसके द्वारा होता है? पत्ती, फूल, तना या इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा फूल के द्वारा। फूलों द्वारा इसमें लैंगिक जनन की प्रक्रिया होगा। पत्तों के द्वारा तो भोजन बनाने की प्रक्रिया होता है, इसमें ऑस्टोमेटा होता है, ऑस्टोमेटा के द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। ये तना द्वारा होता है। तना तो पेड़ पौधों को मजबूती से खड़ा रखता है और अंदर से जड़ है जो उसको जाइलम फ्लोएम द्वारा ऊपर को पानी और खनिज लवण का स्थानांतरण करता है, सप्लाई करता है। तो आपका आंसर होगा बी, फूलों द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न आपके लिए है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है अगला। मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। मादा जनन तंत्र का कौन सा भाग नहीं है? इनमें से देखिए 3 गो भाग होगा और एक भाग नहीं होगा। पहला है अंडाशय, दूसरा है बी गर्भाशय, सी शुक्रवाहिका, डी है डिम्बाहिनी। डिम्बाहिनी ही यहाँ पे मिस्टेक है, अंडवाहिनी होगा, अंडवाहिनी। ये ऑप्शन थोड़ा सा करेक्शन करना है, यहाँ पे होगा अंडवाहिनी। चलिए आप लोग देखिए, इसमें बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। अंडाशय कर रहा है मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो अंडाशय तो मादा जनन तंत्र का भाग है, गर्भाशय भी है, शुक्रवाहिका ये मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। जैसे मादा जनन तंत्र में कौन कौन सा भाग होता है, एक बार थोड़ा सा नजर से देख लीजिए। मादा जनन तंत्र मादा जनन तंत्र में पहला भाग होता है, पहला भाग ग्रीवा, पहला भाग होगा ग्रीवा। बस इसको हटा देते हैं, डिस्टर्बेंस हो रहा है। भाग है ग्रीवा। दूसरा होता है हाइमेन, हाइमेन। तीसरा आपको होगा फैलोपियन नलिका, फैलोपियन नलिका। अगला होगा, चौथा भाग होता है अंडवाहिनी। एक और पांचवा इंपॉर्टेंट है इसका, अंडाशय, अंडाशय। अर्थात इनमें से ये जब सब है, ये सब मादा जनतंत्र का यानी महत्वपूर्ण अंग है। लेकिन देख लीजिए, इसमें से अंडाशय इसमें आ गया, कौन नहीं था? तो ये शुक्रवाहिका नहीं है, क्योंकि शुक्रवाहिका है जो मादा जनतंत्र का नहीं है, वो नर जनतंत्र का वो भाग है। नर जनतंत्र एक नजर देखते हैं कि नर जनतंत्र में कौन कौन सा भाग होता है। तो इस साइड हम लिखते हैं नर जनतंत्र के बारे में। नर जनतंत्र में क्या होगा आपका? पहला हो जाएगा देखिए वृषण, वृषण। दूसरा हो जाएगा वृषण कोष, वृषण कोष।
तीसरा हो जाएगा शुक्रवाहिका, शुक्रवाहिका। अगला हो जाएगा चौथा शुक्राशय, शुक्राशय। पांचवा हो जाएगा शीश्न। इसके अलावा और भी महत्वपूर्ण अंग है, लेकिन ये अंग है जो नर जनन तंत्र का है, नर जनन तंत्र का। आप लोग देखिए आपका ऑप्शन कौन होगा। इसके साथ साथ आप ये भी ध्यान दीजिएगा कि मादा जनन तंत्र का कौन कौन सा अंग होता है और नर जनन तंत्र का कौन कौन सा महत्वपूर्ण अंग होता है, और इसमें से मादा का कौन नहीं भाग है, तो ये आपका आंसर होगा ये शुक्रवाहिका, ये भाग इसका नहीं है। अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। अगला कहता है कि नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संकलन को कहते हैं। नर युग्मक एवं मादा युग्मक, जब नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में संकलित करता है तो उसको निषेचन कहते हैं। निषेचन की परिभाषा ही दिया गया है कि नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में जब संकलित करते हैं तो उसे निषेचन कहते हैं। ऑप्शन आपका होगा बी। ए पर देखते हैं क्या है, किण्वन है। किण्वन सड़ने गलने की क्रिया होती है, किण्वन क्रिया जो ईस्ट में किण्वन की क्रिया होती है। यह है मधुमेह। मधुमेह क्या है, एक बीमारी है जो इंसुलिन की कमी कारण से होता है, इंसुलिन की कमी कारण से होता है। और ये किण्वन बताए ईस्ट में किण्वन की प्रक्रिया होता है, तो ये आपका आंसर कौन होगा, ऑप्शन बी सही होगा, निषेचन। ये तो होगा ही नहीं, ये होगा ही नहीं, इनमें से कोई नहीं, एक ऑप्शन है ही तो फिर इनमें से कोई बात ही नहीं होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है। एक लिंगी पादप का उदाहरण है। इनमें चार ऑप्शन में से एक ही गो ऐसा ऑप्शन है जो एक लिंगी पादप का है, और तीन गो ऑप्शन होगा जो उभय लिंगी का होगा। उभय लिंगी मतलब, उभय लिंगी कहने का मतलब एक ही पुष्प में, एक ही पौधा के फूल में दोनों लिंग पाए जाएंगे, उसको उभय लिंगी कहेंगे। यहाँ एक लिंगी कहा जा रहा है। एक लिंगी का उदाहरण कौन है उसे देखिए, आपका सरसों, गुड़हल, पपीता और मटर, कौन एक लिंगी का है, तो आपका आंसर होगा सी पपीता। ये पपीता है जो एक लिंगी का है। देखिए एक लिंगी का कौन कौन सा होगा, एक लिंगी का खास करके पादप में देखिएगा तो एक लिंगी में पहला आ गया पपीता, दूसरा है तरबूज, और इसमें आ गया सिर्फ पौधा में कीजिएगा तो दो गो, पपीता और तरबूज। और अगर आगे मनुष्य जंतु में जाते हैं तो मनुष्य भी इसी का उदाहरण है, मनुष्य, बंदर भी इसी का उदाहरण है, मछली भी इसी का उदाहरण है, मोर भी, कबूतर भी, सब इसी का उदाहरण जो एक लिंगी का है। इसमें कह रहा था एक लिंगी का पादप का उदाहरण है, तो आपका आंसर होगा पपीता। और इसके साथ साथ उभय लिंगी की बात किया जाए, उभय लिंगी, तो उभय लिंगी में आपका दिया गया सरसों, गुड़हल, मटर, ये तीनों उभय लिंगी है। उभय लिंगी कहने का मतलब एक ही पुष्प में नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों होते हैं। वैसा पुष्प जिसमें पुंग केसर और स्त्री केसर दोनों होते हैं तो उसको बोलते हैं उभय लिंगी। उभय लिंगी का उदाहरण कौन कौन है, सरसों हो गया, गुड़हल हो गया, मटर हो गया। इसके साथ अगर जंतु देखते हैं, जंतुओं में तो जंतुओं में है केचुआ, केचुआ, फिर हो कृमि, कृमि, ये सब उभय लिंगी है। केचुआ हो गया, कृमि हो गया, ये उभय लिंगी है। जंतुओं में हो गया, जंतु में उभय लिंग कौन होगा, तो केचुआ, कृमि। तो आपका जवाब सही होगा ऑप्शन सी पपीता एक लिंगी पादप का उदाहरण है। इसके साथ एक लिंगी कौन कौन सा है और उभय लिंगी कौन कौन है आप नोट भी करिएगा साथ साथ। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या आप बनाइए, इसको देखिए आप अपने हिसाब से ऑप्शन कौन सही होगा। प्रश्न क्या कहता है, पहले प्रश्न पढ़ते हैं। कहते हैं कि मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है। मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है, प्रश्न है। देखिए प्रजनन की बात और किया जाए तो लैंगिक प्रजनन होता है, एक अलैंगिक प्रजनन होता है। लैंगिक प्रजनन में जन्म की वैसी प्रक्रिया जिसमें लैंगिक अंग भाग लेते हैं उसको लैंगिक बोलते हैं। अलैंगिक में लैंगिक अंग भाग नहीं लेते हैं। इसमें प्रजनन दिखाया गया, जैसे अमीबा हो गया, ईस्ट हो गया, मलेरिया हो गया और पैरामीशियम हो गया, ये सब लैंगिक जनन का उदाहरण में नहीं है, अलैंगिक वाला में प्रजनन में है। तो प्रश्न आपसे पूछा कि मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है।
अमीबा, ईस्ट, मलेरिया, पैरामीशियम किस में होता है? देखिए अगर मुकुलन की बात किया जाए, मुकुलन तो दोनों में होता है, एक कोशिकीय में भी और बहुकोशिकीय में भी। मुकुलन द्वारा देखा जाए तो एक कोशिकीय में भी होगा और बहुकोशिकीय में भी होगा, बहुकोशिकीय में भी और एक कोशिकीय में। एक कोशिकीय में देखा जाए मुकुलन तो आपका आंसर होगा ईस्ट, ऑप्शन होगा बी, ये होगा एक कोशिकीय में मुकुलन, यानी ईस्ट में होगा, ईस्ट। और बहुकोशिकीय में देखा जाए मुकुलन किस में होगा? बहुकोशिकीय में। तो देखिए बहुकोशिकीय की बात अगर किया जाए मुकुलन की क्रिया तो आपको होगा हाइड्रा, हाइड्रा, स्पंजी, ये होगा आपका मुकुलन की प्रक्रिया होगा बहुकोशिकीय में, हाइड्रा और स्पंजी। एक कोशिकीय की बात किया जाएगा तो ईस्ट होगा, इसमें हाइड्रा स्पंजी तो है ही नहीं, क्यों भी ऑप्शन हो सकता है, आपका ऑप्शन होगा बी। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न में क्या है? फूलों में नर प्रजनन अंग होता है, पुष्प में जो नर प्रजनन अंग होता है उसका नाम क्या है? ऑप्शन ए है पुंकेसर, ऑप्शन बी है अंडक, सी है वर्तिकाग्र, डी है वर्तिका। देखिएगा फूलों में नर भाग कौन होता है? तो आपका आंसर होगा नर भाग होता है, ये होता है पुंकेसर। अगर पुष्प के भाग देखा जाए तो पुष्प के भाग में मुख्य रूप से पुष्प के दो भाग होते हैं, एक भाग को बोलते हैं सहायक भाग, सहायक, और दूसरा को बोलते हैं मुख्य भाग बोलते हैं, मुख्य अंग या सहायक अंग, मुख्य अंग और सहायक अंग। पुष्प के मुख्य रूप से दो अंग, एक सहायक अंग और मुख्य अंग। अगर सहायक अंग की बात की जाए इसमें दो होते हैं, एक होते हैं दल, दूसरा होता है बाह्य दल या बाह्य दल कह सकते हैं, बाह्य दल या इसको बाह्य दल बोलते हैं। मुख्य अंग में कौन कौन होता है? तो मुख्य अंग में दो होता है, एक बोलते हैं पुमंग और एक बोलते हैं जायांग। पुमंग, दूसरा बोलते हैं जायांग, और पुमंग का ही नाम है पुंकेसर, पुमंग का ही नाम है पुंकेसर, पुंकेसर, और जायांग का ही नाम है स्त्री केसर, स्त्री केसर, स्त्री केसर। और ये जायांग होता है जो ये मादा भाग होता है, और ये पुमंग होता है पुंकेसर जो नर भाग होता है। आपका प्रश्न था नर प्रजनन का, तो नर के भाग देखा जाए तो कौन हो गया? पुमंग या पुंकेसर। तो ऑप्शन में दिया गया है पुंकेसर। अगर ऑप्शन में रहता पुमंग तो पुमंग भी करते, इसलिए आपका आंसर हो गया कौन? पुंकेसर। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पर देखिए, गौर कीजिएगा, ये आप इसको अपने सुनाइए, ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। द्विखंडन होता है, द्विखंडन की क्रिया किसमें होता है? देखिए पहला ऑप्शन है अमीबा, दूसरा ऑप्शन है पैरामीशियम, अगला ऑप्शन है लिस्मैनियम, इसका डी है इनमें से कोई नहीं। अब बताइए द्विखंडन की क्रिया किसमें होता है? अमीबा में होगा, पैरामीशियम में होगा, लिस्मैनियम में होगा, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अगर खंडन की बात किया जाए तो दो होता है, एक खंडन की बात किया जाए तो दो, एक होता है द्विविखंडन या खंडन, एक होता है बहुविखंडन या बहुखंडन। द्विविखंडन या बहुविखंडन की बात, एक द्विविखंडन की बात की जाए तो ये अमीबा में होता है द्विविखंडन, जिसमें एक व्यष्टि होते हैं टूट करके दो व्यष्टियों में बट जाते हैं, तो इसको बोलते हैं द्विविखंडन। तो आपका आंसर होगा अमीबा, इसमें द्विविखंडन की क्रिया होती है, पैरामीशियम में नहीं, लिस्मैनियम में नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन होगा आंसर ए सही होगा आपका जवाब, सही अमीबा। अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न कहता है निम्न में से किस जीव में बहुविखंडन होता है? अब देखिए बहुविखंडन की बात कहा गया, निम्न में से किस जीव में बहुविखंडन होता है? ऑप्शन अब ए है अमीबा, ऑप्शन बी है हाइड्रा, ऑप्शन सी है मलेरिया परजीवी, ऑप्शन डी है ईस्ट। ध्यान दीजिएगा, इसको गौर कीजिएगा, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें भी कंफ्यूजन वाली हो जाता है, किताब में देखिएगा तो थोड़ा सा और कुछ कंफ्यूजन हो जाएगा। ध्यान देगा, यहाँ पे अमीबा है जो, इसमें अनुकूल स्थिति की बात किया जाए तो अनुकूल स्थिति में द्विखंडन होता है या द्विविखंडन होता है अमीबा में। प्रतिकूल स्थिति के बारे में अगर देखा जाए तो हो सकता है, लेकिन अनुकूल स्थिति में
अम्लीयन होगा द्विखंडन, तो पूछा है बहुविखंडन, तो ये होगा नहीं। अगला हाइड्रा, हाइड्रा में तो नहीं होता है द्विविखंडन, तो इसमें थी बहुविखंडन तो होगा नहीं। अगला है मलेरिया परजीवी, मलेरिया परजीवी आपका आंसर सही होगा मलेरिया परजीवी, जिस इसमें क्या होता है बहुविखंड होता है, क्योंकि मलेरिया परजीवी जब हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है तो अचानक तेजी से अपनी संख्या बहुत बढ़ा लेना होता है, 1000 2000 बढ़ा लेगा मलेरिया परजीवी। जैसे इसका नाम है प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम ये मलेरिया परजीवी है, मलेरिया परजीवी का नाम है प्लाज्मोडियम। जब प्लाज्मोडियम हमारे शरीर में पहुंच जाएगा, प्रवेश कर जाएगा, तो छोटी आंत से करके पूरा तक इन्फेक्शन करता है, तुरंत सेकंड में बहुत सारा संख्या अपना बना लेता है, यानी ये बहुविखंडन करता है। तो आपका आंसर होगा सी मलेरिया परजीवी। अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न देखिए, आप इसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि आपका कौन आंसर सही होगा। से प्रश्न कर रहा है ब्रायोफाइलम के कौन से भाग में कायिक प्रवर्धन होता है। देखिएगा ब्रायोफाइलम है, ब्रायोफाइलम का पत्ता, इनमें से कौन सा भाग में से इसका कायिक प्रवर्धन होता है। कायिक प्रवर्धन में ब्रायोफाइलम में होता है। देखिए ब्रायोफाइलम के किस भाग में होता है। ऑप्शन ए पत्ती, बी जड़, सी तना, डी फूल। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न इसको कह सकते हैं, MVVI कर सकते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न कर सकते हैं। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। ब्रायोफाइलम का पत्ता आप देखोगे, प्रश्न बुक में पढ़े होंगे, तो इस तरह से पत्ता बना दिया गया होता है और पत्ते में किनारे किनारे इस तरह से पौधा लगा दिया जाता है। तो जब पत्ता ही पुराना हो जाता है तो इस तरह से भागता निकलता है, तो कहेंगे यानी यही पत्ता के द्वारा कायिक प्रवर्धन हुआ। इसमें कायिक या उभार निकलता है तो पत्ती के द्वारा होता है। ऑप्शन ए होगा आपका आंसर सही, पत्ती, यानी ब्रायोफाइलम में के कायिक प्रवर्धन होता है जो पत्तियों के द्वारा होता है, पत्ती के चारों होता है। ये जड़ के द्वारा नहीं होगा, तना के द्वारा नहीं होगा, क्योंकि इसके पास तना होगा ही नहीं उतना इम्पोर्टेंट, फूल होता ही नहीं इम्पोर्टेंट, आपका होगा पत्ती। ये आपका होगा ऑप्शन ए सही। अब अगला प्रश्न की चर्चा करते हैं, ये हमारा आखिरी प्रश्न होगा और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। यहाँ तक जो भी विद्यार्थी बने हुए हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि आपने कितना प्रश्न सही किया, आपको कितना प्रश्न आ रहा था पहले से और कितने प्रश्न सीखे, जरूर लिखिए कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। प्रश्न मानव मादा में निषेचन होता है। मनुष्य में अगर देखा जाए तो मादा में अर्थात महिलाओं में, फीमेल में निषेचन की क्रिया होता है, किस भाग में होता है। गर्भाशय में, अंडाशय में, योनि में, फैलोपियन नलिका में, किस भाग में निषेचन की क्रिया होता है। ध्यान दीजिएगा। अब इसमें समझते हैं अगर देखा जाए मादा का कि कौन कौन सा जनन अंग है, तो पहले भी चर्चा से कर चुके हैं, फिर से दोबारा कर रहे हैं। पहला इसको देखा जाए तो पहला है ग्रीवा, दूसरा है हाइमेन, या पहले इसके बाद योनि कह सकते हैं, योनि, फिर बोलेंगे हाइमेन, हाइमेन, फिर बोलेंगे गर्भाशय, उसके बाद बोलेंगे अंडाशय, अंडाशय, एक और भाग है फैलोपियन नलिका, फैलोपियन नलिका, नलिका। ये इतना भाग है जो मादा का है। देखिए ग्रीवा, योनि, हाइमेन, ये प्रवेश द्वार होता है, इस प्रवेश द्वार में तो निषेचन क्रिया नहीं होती है। अगला है गर्भाशय, गर्भाशय में जब निषेचन की क्रिया हो जाती है, नर युगों का मादा को आपस में मिल जाते हैं, तो वहां से गति करते हुए आय की ओर बढ़ते हैं और जाकर गर्भाशय में रुक जाते हैं। निषेचन की क्रिया तो वहाँ हुआ नहीं, गर्भाशय में तो वहाँ भ्रूण का विकास होता है, तो यहाँ निषेचन की क्रिया होने के बाद से वहाँ आकर के बढ़ जाता है। अगला है अंडाशय, अंडाशय होगा नहीं, अंडाशय में अंडे का निर्माण होता है, यानी एग का फर्टिलाइजेशन के लिए पहले एग का निर्माण होता है, अंडे का निर्माण होता है, और वही अंडाशय से अंडा निकलता है और निकल करके आता है फैलोपियन नलिका में। जब वह अंडाशय से निकला हुआ अंडा उत्तेजित अवस्था में रहता है, अपना समय पूरा कर चुका होता है, तो वह फैलोपियन नलिका में पहुंचता है, और फैलोपियन नलिका में ही मेल गैमेट अर्थात पुरुष का गैमेट होता है वो पहुंचता है, और फैलोपियन नलिका में दोनों आपस में मिलते हैं, वहीं पे मिलने की क्रिया को ही निषेचन कहा गया है। तो आपका आंसर देख लीजिए कौन होगा, ऑप्शन होगा डी, फैलोपियन नलिका में। गर्भाशय में तो होगा नहीं, गर्भाशय को बताया कि वहाँ पे बच्चे का विकास होता है, भ्रूण का विकास होता है।
अंडाशय, अंडाशय में अंडे का निर्माण होता है। योनि तो प्रवेश द्वार हो गया, योनि क्या है, प्रवेश द्वार है। और यह फैलोपियन नलिका, यहाँ पे निषेचन की क्रिया होती है। तो आपका आंसर होगा डी। कैसा लगा आप लोग का सेशन, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और अपने मित्रों तक जरूर शेयर कर दें। हम इसी तरह से आपकी परीक्षा में क्वेश्चन को ले लेकर के सहायता करते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।